चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सारे लोग? जल्दी से भाई जुड़ जाएंगे सारे लोग ऑनलाइन बच्चा। और सेशन को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है। तो आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है यार, क्या? प्रीपोजिशन। चलो भाई, तो प्रीपोजिशन क्या होता है यार? क्या लगता है प्रीपोजिशन क्या होता होगा? आवाज नहीं आ रही लग रहा है। हेलो। ठीक है, आ रही है। चलो यार, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है। उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो भाई। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन, देखो यार, पोजीशन और प्री प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब अवस्था यानी स्टेट, यानी पहले लगेगा, ठीक है। और क्या बताएगा? पोजीशन को बताएगा। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझेंगे यार। ठीक है। ये है यार प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। तो देखेंगे भाई। तो देखो, प्रीपोजिशन किससे पहले यूज होता है? यूज्ड बिफोर अ नाउन और
प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह जो लगते हैं वो तो प्रोनाउन हो जाएंगे। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो पोजीशन को दिखाता है, और प्री मतलब पहले यूज होता है, किसके पहले होगा, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। और काम क्या करता है, इंडिकेट रिलेशन, ठीक है, ऑफ दैट नाउन या प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स। यानी सिंपली अगर हम लोग बात करें तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन से पहले यूज होगा, और उस नाउन का किसी अदर वर्ड या किसी अदर नाउन के साथ क्या बताता है, रिलेशन को बताता है। सिंपल सा देखो, अब आर्टिकल द के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो देखो ये नाउन है, नाउन से पहले ऑन यूज हुआ है, ठीक है। तो यार प्रेपोजिशन की भी इंपॉर्टेंस है हमारे ग्रामर में। होता क्या है, अब देखो अगर प्रेपोजिशन ऑन होता ही नहीं हमारे पास, तो इस केस में सपोज करो यहाँ पर ऑन है ही नहीं, तो भाई पता कैसे चलता है कि बिल्ली और यहाँ पर टेबल का रिलेशन है क्या। बिल्ली टेबल के ऊपर उड़ रही है, नीचे बैठी है, जमीन के नीचे है, दाएं हैं बाएं हैं, ऊपर है नीचे है, आगे है पीछे, कुछ पता नहीं चलता। वो सारी की सारी बातें कौन बताता है, हमें, ठीक है, प्रीपोजिशन। तो देखो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन एक प्रेपोजिशन है, नाउन से पहले यूज हुआ, और इस नाउन का रिलेशन बताया देखो दूसरे नाउन के साथ, ये रहा। तो कैट और टेबल के बीच में रिलेशन क्या है कि कैट जो है टेबल के जस्ट ऊपर बैठी है, समझ आ रहा है। तो दो नाउन का आपस में रिलेशन बताया ऑन ने। आगे सेंटेंस लिखा है, देखो सेंटेंस सेकेंड वन में, द मैन इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, ठीक है। तो इस केस में क्या किया हुआ है देखो, तो यहां पर भी इन दोनों का आपस में क्या बताया हुआ है, रिलेशन बताया हुआ है, ये रहा मैन और रोड का, ठीक है। इन तो सिंपल सा प्रीपोजिशन का मतलब होता है रिलेशन बताता है ये भी। यानी आप सिंपली आप ये बोल सकते हो कि दो नाउन का आपस में रिलेशन बताता है कौन, प्रीपोजिशन। और बात क्या होती है, किसको बताएगा, पोजिशन। देखो सेंटेंस यानी हेडिंग में ही छुपा हुआ क्या दिखाता, पोजीशन को। यानी टेबल और कैट की पोजीशन ही तो दिखाई, और यहाँ पर रोड और मैन की पोजीशन दिखा। तो सिंपल सा बात ये है। अब आता है आगे कि भाई प्रीपोजिशन में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, वो चीज समझ लेते हैं एक बार। प्रीपोजिशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। प्रीपोजिशन में हमको तीन चीजें पढ़नी होंगी, यानी इसको तीन भागों में हम लोग बांटते हैं और तीन भागों में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन को तीन भागों में कैसे पढ़ते हैं वो समझाता हूँ। सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन। क्या, ये रहा पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका ये है कि भाई प्रीपोजिशन को हम लोगों ने पोजीशन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हमने पढ़ना होता है यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और थर्ड वन आपका आता है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स, ये तो प्रीपोजिशन को तीन भागों में हमें पढ़ना है यार। और ये और पूरी ग्रामर का सबसे लंबा चैप्टर आपका जो है वो आता है आपका प्रीपोजिशन। सबसे लेंदी चैप्टर है, क्योंकि तीन पार्ट में, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट है, ठीक है। जो फर्स्ट हेडिंग हमने लिखी, सेकंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और थर्ड आपका आता है फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। अब इनको एक बार समझ लेते हैं कि ये है क्या, तीन अलग अलग चीजें।
तो देखो यार, प्रीपोजिशन को 3 पार्ट्स में हम लोगों को पढ़ना है। वो 3 पार्ट्स क्या क्या है? पोजिशन, बेस्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। पहले मैं 2-2 एग्जांपल लिखता हूँ, उसके फिर समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा, तुमने पढ़ा है सर से? अंदर सर। लिख लो, फिर समझाता हूँ एक साथ, ठीक है? छह सेंटेंस यानी सारे के सारे 6 एग्जाम्पल दे दिए मैंने। एग्जाम्पल 1,2, एग्जाम्पल नंबर है 3,4, और फ्रेजल वर्ब के लिए एग्जाम्पल 5 और 6 मैंने ले लिए। हो गया? तो देखो, फिर से कह रहा हूँ, प्रीपोजिशन पूरी ग्रामर का सबसे लंबा टॉपिक है यार। क्यों है? ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट है। जितने भी प्रेपोजिशन है मुझे सारे के सारे यहाँ पढ़ाने हैं। ये होती मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आ रहा है? इन दोनों में मेरा कोई हक नहीं है। मेरा सिर्फ इतना अधिकार है कि भाई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको लिखा दूंगा, वो मैं आपको शीट दे दूंगा। समझ आ रहा है? लेकिन इसको मैं याद नहीं करा सकता हूं, क्योंकि इसमें ग्रामर का कोई रूल अप्लाई नहीं होता। ये आपको रटने पड़ेंगे, वो कैब की तरह रटने होते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब आपको रटनी ही पड़ती है यार। यहाँ मैं समझा दूंगा हर चीज। जैसे इन है, कहाँ लगेगा, ऑन क्यों लगता है, ओवर, अबव, बिलो, अंडर, थ्रू हो गया, अक्रॉस हो गया, अलोंग हो गया, सारे क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन ये मैं कुछ नहीं समझा सकता, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन मतलब, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते होगे, वहां पर सीधा सीधा लिखा रहता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, जबकि हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर बोलते हैं। तो सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ होना चाहिए, है ना?
लेकिन क्या लिखा रहता है, इंजूरियस टू लिखा रहता है। तो यहाँ पर ग्रामर का कोई रूल अप्लाई नहीं होता, इंजूरियस अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है, वो है टू। ऐसे आपको तो ये रटना पड़ेगा भाई, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, कर मैं एक चीज सकता हूँ कि भाई बहुत सारे हैं, उनमें से मैंने आप लोगों के लिए अलग से शीट बनाई है, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक, तो देखो यार, पहला टॉपिक यानी एग्जांपल 1 और 2 मैंने इस वाले बेस पे ले रखे हैं कि देखो वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी प्रीपोजिशन को 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे, पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। पोजीशन बेस्ड वो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि भाई हम लोग खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग ग्राउंड, ग्राउंड में खेल रहे हैं, ग्राउंड के बाहर खेल रहे हैं, अंदर खेल रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, अंदर खेल रहे हैं, तो इट मीन्स इन प्रेपोजिशन। यानी क्या बताया इसने, पोजीशन ही तो बताई, हमारी पोजीशन क्या है कि हम ग्राउंड के अंदर हैं, ठीक है। दूसरा, सीता इज स्टैंडिंग डैश द ब्रिज, ब्रिज के नीचे है, अंडर द ब्रिज, बिलो द ब्रिज हो सकता था, ओवर द ब्रिज हो सकता था, ठीक है। तो देखो यार, ऊपर के लिए 3 पढ़ते हैं हम लोग, ऑन पढ़ते हैं, ओवर पढ़ते हैं, अबव पढ़ते हैं, ठीक है। वो भी मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा, आज ही हो जाएगा वो तो खैर। तो सीता इज स्टैंडिंग डैश द ब्रिज, तो भाई सीता ब्रिज के नीचे भी तो हो सकती थी, लेकिन ऑन ने हमें बताया कि भाई सीता की पोजीशन क्या है, वो ब्रिज के जस्ट ऊपर खड़ी हुई, ठीक है। तो ये एग्जांपल 1 और 2 मैंने पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन, ये सारे के सारे हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे डेप्थ में, ठीक है। तीसरा और चौथा एग्जांपल किसका है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, ठीक है। जैसे सेंटेंस यहाँ पर थर्ड लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखो, ही इज एक्यूज्ड फॉर मर्डर, वह एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी, वह आरोपी है किस चीज के लिए, मर्डर के लिए। और पढ़ने में अच्छा लग रहा है क्योंकि फॉर को हिंदी में के लिए पढ़ते हैं, तो ही इज एक्यूज्ड फॉर मर्डर होता है, सॉरी, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्यूज्ड अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, ये रहा। तो ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। आप यहाँ पर ग्रामर का यूज नहीं करोगे कि सर पढ़ने में तो फॉर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं, आपको इसको ऐसे समझना होगा कि भाई एक्यूज्ड अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है, और वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ है, ठीक है। थर्ड वन है, आई एम एस्टोनिश्ड ऑन योर बिहेवियर, एस्टोनिश्ड मतलब होता है शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। तो वो कह रहा है कि भाई सपोज करो तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारे भाई ने तुम्हें गाली दे दी अचानक से, तुम कह रहे हो भाई तुम्हारे बिहेवियर से मैं आश्चर्यचकित हूँ, तो एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित रहना, शॉक्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना, ठीक है। तो पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन एस्टोनिश क्या लेता होगा, ऑफ। 4 ऑप्शन दूं, चलो भाई, ऑफ तुमने बोला, एट मैंने बोला, इन मैंने बोला, ऑन तो मैंने यहां लिखा हुआ है, क्या लगाओगे, तो हाँ, तो आई एम एस्टोनिश्ड क्या लगता है इसके साथ, एट लगता है यार, एस्टोनिश के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है एट, आई एम एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर, ये रहा। तो इस टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ आया। अब आते हैं अगली कहानी। पहली बात तो यार फ्रेजल वर्ब क्या होती है वो चीज समझ लो, ठीक है। ये तो खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये तो पूरा डीप में कम से कम 200-300, ये इसकी तो 450 की सीट है, ठीक है, इसकी 450 की सीट है, 450 की सीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पढ़ने हैं सारे पढ़ो, लेकिन 450 में से मैंने लगभग 180 से 90 तक मैं आपको क्या करके दिए हुए, टिक किए हुए हैं उस सीट में, ऐसे, ठीक है। उस आपको सिर्फ क्या करना है, उन टिक्ड वालों को पढ़ना है, और अगर आपके अंदर दम है, हिम्मत है कि नहीं मैं तो याद कर लूंगा, तो आपकी इच्छा है 450 पूरे पढ़ लो। लेकिन आपके जो मैंने 180-90 सेलेक्ट किया हुआ, टिक किया हुआ शीट में, उतने भी करोगे 100% वहीं से आएगा, उससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है। अब होता क्या है देखो, फ्रेजल वर्ब की बात आई, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 मैंने फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो यार, नॉर्मली बहुत सारे, अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो करेक्ट हो गया। अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्या होती है पहले वो समझा देता हूँ यार, ठीक है। हाँ, फ्रेजल वर्ब क्या होती है सुनो ध्यान से, देखो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, पुट ऑन योर शर्ट। अब जिसको नहीं पता पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वो क्या करेगा, शर्ट पकड़ेगा और शर्ट को कहाँ रख देगा, ऊपर रख देगा। क्यों, क्योंकि पुट मतलब क्या होता है, रखना, ऑन मतलब ऊपर, है ना। तो पुट मतलब रखना, ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर, पुट ऑन योर शर्ट, तो बच्चा तो वही समझेगा, समझ आ रहा है। लेकिन पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है यार, चलो पहले मैं यहाँ समझाता हूँ इस चीज को। देखो फ्रेजल वर्ब होती क्या है, ध्यान से समझना, ये मैंने लिखा पुट, ये मैंने लिखा ऑन, ठीक है। अब देखो, पुट अलग ऑन अलग पढ़ोगे तो काम खराब हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो देखो पुट मतलब रखना होता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको ऐसे देखो, देखो पुट क्या है, पुट मतलब रखो, पुट क्या है, वर्ब है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है,
ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। अब ध्यान से समझो यार, वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर जब मीनिंग चेंज कर देते हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर जब इस वर्ड की मीनिंग को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये रहा, इसी को हम लोग बोलते हैं यार फ्रेजल वर्ब। चीज क्लियर हुई, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर जब मीनिंग को चेंज करते हैं उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। पुट मतलब रखना, ऑन मतलब ऊपर होता है, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पुट ऑन योर शर्ट बोला गया है, इसका मतलब होता है पुट ऑन मतलब होता है टू वियर, यानी क्या होता है इसका मतलब पहनना। तो पुट ऑन योर शर्ट यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, बोलो, अपनी शर्ट पहनो। पुट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पहनो, ये है यार इसका मतलब। ठीक है, अब बात आती, देखो ये घुमा कैसे देता है, ध्यान से समझना। आपने पुट ऑन योर शर्ट तो पढ़ लिया, ठीक है। अब शर्ट पहनो को आपने पुट ऑन बोला, तो शर्ट उतारने के लिए क्या बोल सकते हो आप लोग, पुट ऑफ बोल सकते हैं, समझ आ रहा है, पुट ऑफ योर शर्ट, ठीक है। लेकिन शर्ट उतारने को यानी किसी चीज को उतारो, जैसे आप क्लास में एंटर किए, मेरे घर के अंदर एंटर किए, या आप अपने घर के अंदर एंटर किए, तो आप बोलते भाई जूते बाहर उतारो, बोलते ना। तो बाहर उतार, जूते उतारो को क्या बोलते होगे आप लोग, पहनने के लिए तो चलो हमारे पास वर्ड है वियर, ठीक है। अब भाई उतारने के लिए, अब इसका अपोजिट नहीं जाना, फंस जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेजल वर्ब चीजें बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक इसलिए क्योंकि आपको रटनी पड़ेंगी, ऐसे याद होती नहीं है यार, समझ आ रहा है। सिंपल देखो ना, पुट ऑन मतलब पहनना होता, तो पुट ऑफ उतारना होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। पुट ऑफ मतलब होता है क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना। क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना, ये रहा। यानी जैसे मैच आज होना था, पोस्टपोन हो गया बारिश की वजह से, 3 दिन बाद होगा। तो पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पोस्टपोन होना, समझ आ रहा है। तो बात आती है यार कि भाई, तो पहनने के लिए पुट ऑन बोला, तो उतारने के लिए क्या होता है, उतारने के लिए, हाँ, उतारने के लिए क्या होता है, टेक ऑफ। अब बात आती है टेक ऑफ उतारना है, तो प्लेन के उड़ने को तुमने टेक ऑफ क्यों बोला, बात तो ये है। नहीं, दोनों सेम होता है। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, टेक ऑफ मतलब होता उतारना, ये रहा। अगर मैं बोलूं कि भाई अपने जूते बाहर उतारो, तो मैं क्या बोलूंगा, टेक ऑफ योर आउटसाइड, ये रहा। तो भाई अगर तुमने बोला कि सर उतारने को टेक ऑफ बोलते हैं, तो प्लेन के उड़ने को टेक ऑफ क्यों बोला गया। तो ध्यान से समझना, टेक ऑफ का मतलब सिर्फ उतारना नहीं होता है। टेक ऑफ का रियल मतलब समझो, आज तक बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, आपके माइंड में भी आया होगा यार। ऑफ मतलब बंद होता है, तो बंद होना था, तो उड़ने को टेक ऑन बोलना चाहिए ना वैसे तो, तभी अच्छा भी लगता। ऑफ मतलब तो उतरना होना चाहिए था, ऐसा माइंड में आया भी होगा बचपन से। तो याद रखना, टेक ऑफ का रियल मतलब क्या होता है। टेक ऑफ का रियल मतलब होता है टू लीव द सरफेस, टू लीव द सरफेस। यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सरफेस को छोड़ती है, तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है, ये कोई वोकैब वर्ड मीनिंग नहीं है। गो मतलब जाना, प्ले मतलब दौड़ना, ईट मतलब खाना, बॉटल मतलब ये वाली चीजें। तो ये टेक ऑफ ये फ्रेजल वर्ब थी, कोई वोकैब नहीं है, समझ आ रहा है। और टेक ऑफ का रियल मतलब क्या होता है, वस्तु के, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सरफेस को क्या करती है, छोड़ती है, उस केस में आप क्या लगाते हो, टेक ऑफ लगाते हो। आपके जूते और आपके पाँव का सरफेस क्या था, कांटेक्ट में था, तो आपने उस सरफेस को छोड़ा, इसलिए तो आपने क्या बोला, टेक ऑफ योर शूज। एरोप्लेन और जमीन एक दूसरे के कांटेक्ट में थी, एरोप्लेन ने जमीन के सरफेस को छोड़ा, तभी उड़ा ना वो, सरफेस छोड़ा, इसलिए आप क्या बोलते हो, प्लेन टेक ऑफ कर गया। समझ आई नहीं आया। तो टेक ऑफ था क्या, फ्रेजल वर्ब। अब टेक ऑफ मतलब उतारना होता, तो टेक ऑन मतलब पहनना होना चाहिए था, तो टेक ऑन मतलब पहनना नहीं होता है। टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना। क्या करना, मुकाबला करना। जैसे इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो, सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, हम कह रहे हैं इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान, यानी इंडिया मुकाबला करेगा किससे, पाकिस्तान से। तो यहाँ पर देखो यार, टेक मतलब लेना होता, ऑन मतलब ऊपर, तो इसको सेपरेट नहीं पढ़ना है। टेक वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, तो वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर जब मीनिंग को चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ठीक है, नोट करेंगे आप जल्दी से, चीज क्लियर होगी फ्रेजल वर्ब क्या होता है। ठीक है,
ऐसे ही कितने बोला मैंने, तो यार याद करना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा इतने लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, चलो लिख रहे हो तो लिख लो, कोई नहीं। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये तो पता लगेगा। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन अलग चीज है, फ्रेजल वर्ब अलग चीज है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन वोकैब है, उसमें आप लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज करते हो। हो गया, चलो पीछे हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। अच्छा 6 तो पुट ऑन योर साइड, आपको पता चल गया, इसका मीनिंग बताओ यार। यू शुड नॉट ब्रश असाइड। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे ना, अच्छा यहाँ तो फिर भी सही है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है चाहे फ्रेजल वर्ब है, ये दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो दो तरीके क्या है वो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। अच्छा ब्रश क्या होता है, ब्रश, हाँ, तो ब्रश नाउन ही तो होगा, है ना, ब्रश क्या होगा, हाँ वर्ब भी होता है। ठीक है, ये ना जो फ्रेजल वर्ब है ये दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, दोनों तरीके में आपको दिखा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो एक तो तरीका क्या है, देखो जैसे यहां पर लिखा है इन्होंने, यू शुड नॉट ब्रश डैश माई एडवाइस, ये रहा एग्जाम पूछने की एक तरीके हैं। और नीचे आपके पास कितने ऑप्शन मिलेंगे, 4 या 5, बैंकिंग एसएससी अलग अलग देता है। ठीक है, ब्रश अपॉन, ब्रश इन, ब्रश क्या लिखा था मैंने, असाइड, और ब्रश थ्रू, ये रहा। अगर हमने ये पढ़ा नहीं है तब तो यार फिर वो सभी अच्छे लगने लगते हैं, समझ आ रहा है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका फ्रेजल वर्ब या फिक्स्ड प्रेपोजिशन का पूछने का क्या है, वो इसको ऐसा लिख सकता है, देखो यू शुड नॉट ब्रश थ्रू माई एडवाइस, ये रहा, समझ आ रहा है। बस यहाँ पर क्या कर देगा, ये रहा, और यहाँ क्या दे देगा, नो एरर। तो ग्रामर एरर की फॉर्म में भी आ सकता है, इसको उन्होंने ऑप्शन ए दे दिया, इसको ऑप्शन बी दे दिया, इसको ऑप्शन सी दे दिया, और ये नो एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तरीके हैं। फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, और दोनों सेम कहानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन की भी है, एस्टोनिश लिख दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, इन ऑन एट थ्रू, क्लियर हो गया। तो ध्यान देना, तो अब यहाँ पर देखो, तो इस केस में यू शुड नॉट ब्रश थ्रू माई एडवाइस दिया है, तो आपसे यहाँ पर एरर पूछिए कि किस पार्ट में एरर है, तो जिसने पढ़ा है वो तो क्या लगा देगा कि भाई ऑप्शन नंबर सी में एरर है। क्यों एरर है अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे कि भाई ब्रश थ्रू नहीं होता है, क्या होता है, ब्रश असाइड होता है, ये रहा। क्योंकि ब्रश असाइड एक फ्रेजल वर्ब है, क्लियर हो गया। और इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सी तो होगा, ब्रश। ठीक है, और ब्रश असाइड का मतलब क्या होता है, ब्रश असाइड मतलब होता है टू इग्नोर, क्या होता है यार, इग्नोर करना। तो यू शुड नॉट इग्नोर माई एडवाइस, ये ना बोलकर उसने क्या बोल दिया, यू शुड नॉट ब्रश असाइड में, तो ब्रश असाइड मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। बोलते ना कि भाई न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा होता है, न्यूज़पेपर इसीलिए तो समझ नहीं आता है ना, द हिंदू समझ नहीं आता, हमें पैसे समझ नहीं आए, बहुत मुश्किल था, पैसे मुश्किल नहीं होते हैं, हमें ये चीजें, भाई तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, कोई एडवाइस दे रहा थोड़ी लिखेंगे वो, बस किसमें, जो आसान वाले न्यूज़पेपर क्लरिकल लेवल के आपके एग्जाम होंगे तो वहां पर वो इग्नोर ही लिखे रहेंगे। बैंक पीओ एसएससी सीजीएल नाबार्ड के एग्जाम दोगे तो वहां इग्नोर की जगह वो क्या लिख देंगे, ब्रश असाइड लिख देंगे, बस यही फर्क होता है और कुछ नहीं होता, पैसे सेम ही रहता है, बस वो कैप का लेवल बढ़ा देते हैं इसलिए हमें वो समझ नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो यार ये था हमारा क्या, एक ओवरव्यू की प्रेपोजिशन में क्या पढ़ना है हम लोगों ने। ठीक है,
तो फर्स्ट हेडिंग डालो पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन, पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन। 3 भागों में पढ़ना है, ठीक है। पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन, इसमें भी हेडिंग डालेंगे पार्ट ए इमेज मेथड। इसमें भी फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे। अच्छा, ऊपर को आप क्या क्या जानते हो? ऑन, ऊपर के लिए आप क्या भी बोलते हो? ओवर, ऊपर के लिए आप क्या भी बोलते हो? अबव, नीचे के लिए आप क्या बोलते हो? बिलो और अंडर, यही तो बोलते हैं। तो क्या आपको इन चीज़ों का नॉलेज है? अब थोड़ा बहुत तो देखो, लेकिन आज गारंटी के साथ बोलूँगा कि आज के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे इन चीज़ों को। बचपन से हम लोगों ने इनके बारे में सुना है लेकिन पढ़ा कभी नहीं, क्योंकि हो सकता है टीचर ने ही ना पढ़ाया हो सकता है टीचर ने, स्कूल के टीचरों ने पढ़ाया हो और हमने ध्यान नहीं दिया, तो गलती टीचर की भी नहीं बोलेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ हो ना हो नॉलेज तो बढ़ा देता है, इतना ये मेरा मानना है, ठीक है। तीनों का मतलब ऊपर होता है, समझ आ रहा है, और बिलो और अंडर दोनों का मतलब नीचे होता है, लेकिन कब अप्लाई करोगे भाई ये चीज़ देखो, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, स्पीकिंग में भी तो काम आएगी। हमें पता ही नहीं होता ऊपर के लिए हम कब ऑन लगाएं, कब ओवर लगाएं, कब अबव लगाएं, समझ आ रहा है। जैसे द बर्ड इज ऑन द ट्री भी हो सकता है, ओवर द ट्री भी सही है, और अबव द ट्री भी सही है, इन द ट्री भी सही है, सारे सही हैं, लेकिन कब किसको लगाना है वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों को लगता था यार, ग्रामर सच में इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है, ठीक है, आसान है। अब देखो यार, ऑन, ओवर, अबव, बिलो और अंडर, तुम लोग नीचे लिखना, ठीक है, मैं इधर ही लिखूंगा। अब यार जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ एज इट इज बनाना, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। बना सकते हो तो बनाओ, और गलत नहीं बनाना, क्योंकि आपने डायग्राम गलत बनाया फिर चीजें खराब हो जाएंगी। कुछ दिख रहा है क्या बना रहा हूँ? हाँ, टेबल दिख भी रही है, कहाँ बनाऊँ, वो तो बनेगा ही नहीं। 3D है ना ये? अच्छा दिख रहा है टेबल जैसा, ये नहीं दिख रहा है? अरे यार, वो बनता ही नहीं है ना मुझसे। ये अब भी नहीं दिख रहा है? अच्छा देखो यार, ये टेबल बनाई, टेबल के जस्ट अप ऊपर हम लोग बनाते हैं फैन। क्या बना रहे हैं? फैन, ये रहा। और बहुत सारे लोग किसके शौकीन भी होते हैं? एसी की शौकीन होते हैं। एसी पूरा अलग बनाना है, साइड में बनाना है, ठीक है। एसी, टेबल आपकी है तो आपकी टेबल में क्या होना चाहिए, एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आपकी टेबल में होगा। वो कहाँ है यार बाकी बच्चे? दोस्त तुम्हारे हैं, तुम्हें नहीं पता? अच्छा,
ओके, ये कप ना साइड में ही बनाना, क्योंकि फैन के नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में ये। हाँ, फैन के नीचे नहीं आना चाहिए। बस आपने ये समझ लिया, आपका काम ये रहा, हो जाएगा। फैन देखो, मैंने फैन के जस्ट अगर हम लोग इस वाले कोने से नीचे जाएं तो कप अलग ही लग रहा है, ठीक है। ये बॉटल है भाई नीचे। अब समझो यार, ऑन ओवर अबव बिलो अंडर बचपन से सुने, लेकिन आज गारंटी के साथ बोलूंगा। साहिल सर, एफआरआई की प्रेपरेशन बिल्कुल यार। एफआरआई में तो भाई आपको पता है एआईआर सारे के सारे हमारे यहीं से निकले हैं बेटा, और इसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, इवनिंग बैच में ही पढ़ते थे, मेरे सामने ही पढ़ते थे, है ना। तो आराम से हो जाएगी भाई साहिल, ठीक है। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के नीचे कांटेक्ट नंबर दिख रहे होंगे, तो यार आप वहाँ कॉल कर लो, ठीक है। सुनो यार, तो ऑन ओवर अब देखो, ऑन का मतलब ऊपर होता है, ओवर मतलब ऊपर होता है, अबव मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है। तीनों का हिंदी मतलब क्या होता है, जल्दी से बना लो, लेकिन फिर आप पेन वेन मत चलाना। पेन चला लिया तो काम खराब हो जाएगा। हो गया, जल्दी से बना लो। देखो जिंदगी में ये चीज समझ आई हो ना आई हो, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ आज ये समझ आ जाएगी, और आज के बाद जिंदगी में भूलोगे भी नहीं। जबकि हिंदी मीनिंग की बात करूं तो सबका मतलब क्या होता है, ऊपर, ये रहा। तीनों का मतलब ऊपर, और इन दोनों का मतलब नीचे, ठीक है। हो गया, हो गया तो फिर पेन चलाना बंद करो, क्योंकि समझ नहीं आएगा फिर। हो गया, हाँ हाँ, वो कप मग जो भी समझते हो, ये टेबल के नीचे है बॉटल। हो गया। अब पेन ना चलाना जब तक मैं बोलूँ ना, क्योंकि तुम्हें पता है लिखाता हूँ पूरा ही हूँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल देता हूँ घर से लिख लेना। ध्यान से समझो यार, तीनों का मतलब ऊपर है, दोनों का मतलब नीचे है, तो ध्यान से समझना। ऑन, अब देखो ये बुक है यार, क्या है ये बुक है, ठीक है। ये फैन है आपका, वो एसी हो गया, ये बॉटल हो गया। अब ध्यान से समझो, द बुक इज डैश द टेबल, यानी पहला सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, द बुक इज डैश द टेबल, ये रहा, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा, द फैन इज डैश द बुक, ये रहा, ठीक है। तीसरा मैं लिख रहा हूं देखो, द एसी इज डैश द, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, टेबल ही लिख लेते हैं, चलो ये रहा। अब देखो, बुक जो है टेबल के ऊपर है, पंखा बुक के ऊपर है या टेबल के ऊपर है, दोनों एक ही केस है। और एसी भी क्या है, ऊपर ही लगा हुआ है, टेबल नीचे होगी, एसी दीवार पर ऊपर लगा। ध्यान से समझो, ऑन मतलब ऊपर तब होता है जब एक वस्तु का सरफेस दूसरे वस्तु के सरफेस को टच कर रहा हो, कांटेक्ट ऑफ सरफेस, बस आपको इतना समझना है, बात खत्म। कांटेक्ट ऑफ, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होगी लेकिन साथ में उनका सरफेस क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, तो उस केस में आप ऑन लगाओगे। देखो बुक और टेबल, बुक जो है टेबल के ऊपर है, और बुक का सरफेस टेबल के सरफेस को क्या कर रहा है, बोलो, टच कर रहा है, तो इस केस में आप क्या लगाओगे यार, बात खत्म। योर, क्या, बॉटल इज ऑन द टेबल, योर बैग इज ऑन द टेबल, योर हैंड इज ऑन द टेबल, समझ आ रहा है। तो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, तो ऑन का यूज समझ आ गया, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस। ओवर और अबव दोनों का मतलब ऊपर होता है, लेकिन ओवर का यूज सिर्फ और सिर्फ तब करना जब कोई वस्तु
जस्ट 90 डिग्री वर्टिकल हो, 90 डिग्री वर्टिकल हो, ये रहा। हाँ, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो है लेकिन सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, और जस्ट सर के जस्ट ऊपर होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री तो जानते ही हो, तो वो होता है आपका ओवर। समझ आ रहा है? और एक वस्तु देखो, यहाँ पर एक वस्तु है, दूसरी वस्तु यहाँ पर है, तो ये जस्ट 90 डिग्री ऊपर है, तो ये क्या होगा, ये ओवर की कंडीशन है। सपोज करो ये वस्तु यहाँ पर ना होके ये है, सपोज करो यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, इसके ऊपर है, तो क्या ये 90 डिग्री ऊपर है? नहीं है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो होगी लेकिन 90 डिग्री ऊपर नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा केस वाला बन रहा होगा। समझ आ रहा? ऊपर तो होगा लेकिन ये ऐसा वाला केस बनेगा। समझ आ रहा है? तो सेम कहानी नीचे की है। अंडर का यूज कब करोगे? जब 90 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री, अच्छा इसको अपवर्ड लिख लेना, ये लिख लेना 90 डिग्री डाउनवर्ड। जब कोई वस्तु एक वस्तु के नीचे है लेकिन 90 डिग्री क्या है, डाउनवर्ड है, ये रहा। ये है 90 डिग्री अपवर्ड, बस इतना सा ही है ये अपवर्ड। ठीक है, और बिलो क्या होगा? बिलो देखो अंडर क्या होता है, 90 डिग्री नीचे, और कोई चीज नीचे है लेकिन 90 डिग्री ना है, ऐसे वाला केस बन रहा है, ये रहा। तो इस केस में आप क्या लगाओगे? बिलो लगाओगे। समझ आ रहा है? जैसे फैन का है, उस वाले फैन के नीचे मैं खड़ा हूं, तो मेरा बिलो द फैन होगा मैं, या अंडर द फैन होगा? बिलो द फैन होगा। क्यों? क्योंकि वहां से जस्ट 90 डिग्री थोड़ी आ रहा है, टेढ़ा ही तो बन रहा है। लेकिन तुम क्या हो? अंडर द फैन हो, जस्ट उसके नीचे आ रहे हो। तो कोई चीज जस्ट नीचे यानी 90 डिग्री नीचे आ रही तो अंडर, और इधर उधर वाला केस बन रहा है तो बिलो बनता है। ठीक है, तो ये केस है। अब बोलो फिर, द फैन इज डैश द बुक, यानी फैन देखो बुक के जस्ट 90 डिग्री ऊपर है, तो क्या बोलोगे? हाँ, 90 जस्ट 90 डिग्री अपवर्ड है, तो क्या बोलोगे आप? ओवर द फैन, ओवर द बुक। अब बोलो, एसी देखो, एसी दीवार पर ऊपर लगी हुई है, क्या 90 डिग्री का पोजीशन बना रहा है टेबल से? नहीं बना रहा है। ऊपर तो है एसी टेबल के, लेकिन 90 डिग्री वाला केस नहीं बन रहा, टेढ़ा मेढ़ा वाला केस बन रहा है, तो उसके लिए क्या लगाओगे आप? अबव द। बस यही चीज है समझने। समझ आ रहा है? अब आते हैं एक केस में, और एक केस और समझा देता हूं साथ ही साथ। अच्छा, जब भी आप शॉपिंग मॉल पे जाते हो, ठीक है, चलो वो केस हटा देता हूं। आई एम सिटिंग अंडर या बिलो द ट्यूबलाइट, ये केस बोलो यार, क्या होगा? ट्यूबलाइट का है और ट्यूबलाइट तो दीवार में है, तो अंडर तो केस बन, बिलो तो होना नहीं चाहिए था वैसे, सॉरी अंडर, क्या होगा? क्योंकि ट्यूबलाइट किसी भी दीवार में पतली सी होती है और इतनी सी तो होती है, क्या जस्ट उसके नीचे कोई इंसान हो सकता है? 90 डिग्री वाला पोजीशन तो नहीं बनता, तो होगा क्या? आई एम सिटिंग क्या, बिलो द ट्यूबलाइट, लेकिन अंडर द ट्यूबलाइट भी सही है। कभी भी देखो आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, ये आपका मॉल है, मॉल के कोने पर लगा रहता है सीसीटीवी, लेकिन लिखा क्या रहता है? यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। भाई अंडर का यूज तो जस्ट 90 डिग्री नीचे, क्या हर कस्टमर जस्ट 90 डिग्री नीचे होता है क्या? तो क्यों लिखा रहता है उसके बाद भी अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस? रीजन ये है कि अंडर का यूज जब फिजिकल पोजीशन बताने के लिए होता है तो जस्ट 90 डिग्री, जैसे द बुक इज अंडर द फैन, बोल सकता हूं द बुक इज अंडर द फैन। क्यों? क्योंकि फैन के जस्ट नीचे ही तो है। अगर फैन ओवर द बुक है तो बुक अंडर द फैन भी तो होगी। एक केस। और ओवर का जो दूसरा केस है, ओवर का दूसरा केस ये है, ये दिखाता कवरिंग सेंस। क्या दिखाता है? कवरिंग, यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को कवर कर रही होगी। जैसे देखो यहां पर, द बॉटल इज बिलो द टेबल या अंडर द टेबल, बोलना। अगर तुम यहां से देख रहे हो तो ये जस्ट 90 डिग्री नीचे दिख रही है, तब तो तुम बोलोगे सर अंडर द टेबल। अगर मैं यहां से मेजर करूं इस वाले कोने से, तब तो ये टेढ़ा नहीं हो जा रहा है,
तो लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अंडर द टेबल ही बोलोगे। रीजन क्या है, जब एक वस्तु ऊपर हो और दूसरी वस्तु उसके नीचे हो, जैसे हम लोग वी आर अंडर द रूफ, यानी छत का पूरा एरिया कवर कर रहा है हम लोगों को, तो कवरिंग सेंस वाले केस में भी आप क्या लगाते हो, ओवर और अंडर। कवरिंग सेंस यानी दोनों केस में बनता है ये रहा कवरिंग सेंस, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या कर रही होगी, कवर। अब देखो सीसीटीवी क्या करता है, सबको क्या कर रहा है, कवर ही तो कर रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। ऐसे ही अब देखो यार, यहां पर अभी ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट अगर ऑफ है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, बिलो। लेकिन अगर ट्यूबलाइट ऑन है तो ट्यूबलाइट का जो प्रकाश है यानी जो रोशनी है वो हम सबको क्या कर रही है, कवर कर रही है, तो इस केस में आप अंडर द ट्यूबलाइट भी बोल सकते हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये दो केस हैं, तो जल्दी से इनको नोट करो यार। चलो एक बार देख लो यार, एसी और वॉल क्या होगा यार, बोलो। ऑन द वॉल, क्योंकि कॉन्टेक्ट हो सरफेस। द बॉटल इज डैश द टेबल, कवरिंग सेंस आ जाएगा अंडर द टेबल। द बुक इज डैश द फैन, अंडर द फैन, बिल्कुल क्योंकि जस्ट नीचे है। द कप इज डैश द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। द बुक इज डैश द एसी, बिलो आएगा, वेरी गुड, ठीक है। और द कप इज डैश द फैन, हाँ क्योंकि जस्ट नीचे नहीं है वो, बिलो ही आएगा, ये रहा, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, बाकी कल करेंगे भाई। हाँ बोलो। क्या वो एट बाद में पढ़ाऊंगा, एट भी आएगा लेकिन अभी नहीं पढ़ा। मतलब मैं बोल सकता हूँ जैसे आई एम सिटिंग एट द टेबल, एट का केस अलग है, सारा ही कराऊंगा, ठीक है।